गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्या देखेंगे? अपना द हिंदू और तारीख है 22, मतलब 22/4 का द हिंदू हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ माइनर न्यूज हैं तो उसके बाद हम लोग बड़े टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। माइनर न्यूज है यूएस डिफेंस सेक्रेटरी को लेकर, एक सिग्नल गेट नाम से चल रहा है नाम। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सिग्नल गेट क्या है, तो आपको बताना है ये सिग्नल गेट में जो सिग्नल है, सिग्नल एक ऐप का नाम है। ऐप है कैसा? व्हाट्सअप जैसा, ठीक है, मतलब मैसेजिंग ऐप है। आप लोग सोच रहे हैं ये क्यों समझा रहे हैं, कहानी यहीं से जुड़ी हुई है ना। तो मैसेजिंग ऐप है। इस सिग्नल में जो ऐप है इस पर होगा फिर क्या, चैट होती है। तो इस चैट में एक ग्रुप बना था, किसका? अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी, यूएसए के जो डिफेंस सेक्टर के लोग हैं, डिफेंस सेक्टर ने डिफेंस मिनिस्ट्री के, जैसे सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, तो मेजर जो महत्वपूर्ण लोग हैं डिफेंस से जुड़े हुए वो इसमें इस ग्रुप में शामिल थे। और गलती से इसमें कोई और शामिल हो गया, एक पत्रकार। और जो बातें इस ग्रुप में भेजी गई, सेंसिटिव बातें थी, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी, वो लीक हो गई। क्योंकि पत्रकार उसमें एक गलती से शामिल हो गया तो बातें वो पब्लिक में आ गई। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या थी? यमन पर हमले को लेकर थी। यमन पर हमला, उसकी टाइमिंग क्या है, किससे हमला किया जाएगा, ये सब था उसमें। यमन पर आपको पता है कौन सा समूह है? हौती समूह। हौती समूह है जो वहाँ पर अमेरिका के खिलाफ में है, ऐसा माना जाता है। तो होती नहीं, हौती है, ठीक है। इसी पर हमला करना था तो उसकी बातें लीक हो गई। इसी को कहा गया सिग्नल गेट। ये अभी 2 हफ्ते पहले की बात है। अभी फिर से क्या हुआ, दोबारा से मामला लीक हो गया है इसी सिग्नल गेट ऐप पर, सिग्नल ऐप पर। ये जो लीक हुआ है वो सेकंड टाइम हुआ है। डिफेंस सेक्रेटरी के तरफ से हुआ है लीक। इन्होंने क्या किया, पर्सनल जो रिलेटिव्स हैं उनको शेयर किया, वाइफ और ये कुछ करके है। तो बेसिकली आप समझ गए, अगर सिग्नल गेट पूछा जाता है तो आप बता देंगे सिग्नल गेट क्या है। अमेरिका में खुफिया इन्फॉर्मेशन का ऑनलाइन ऐप जिसका नाम सिग्नल है, उस पर सूचना, खुफिया सूचना क्या हो गई है, लीक हो गई है, एक पत्रकार के माध्यम से या किसी और को लीक हो गई है। इसी को सिग्नल गेट नाम दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि जो डिफेंस की सूचनाएं होती हैं बहुत ही क्रूशियल, सेंसिटिव होती हैं। नेक्स्ट न्यूज है पोप फ्रांसिस से जुड़ी हुई। पोप फ्रांसिस, इनकी डेथ हो गई है एक्चुअली में, ठीक है, डिसीज्ड हो गए हैं। इंग्लिश आप लोग लिखते रहेंगे तो 2-4 शब्द याद हो जाएंगे। तो इनके बारे में कुछ बातें, ये इटली में जो होते हैं वहीं पर ही रहते हैं पोप फ्रांसिस, क्रिश्चियन समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक नेता होते हैं ये। तो इनका जो जन्म हुआ था 1936 में हुआ था, 1936 बोर्न, और इनकी डेथ हुई है 88 ईयर में। तो हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है फिलहाल। नेक्स्ट न्यूज़, अब आते हैं कोर सेक्टर आउटपुट। ये बहुत ही, अब आप लोग हमारे साथ पढ़ेंगे इकोनॉमी और आराम से समझेंगे, बस 2 महीने रुके रहिए, सब समझ में आएगा आपको। कोर सेक्टर आउटपुट का डेटा आया है जिसमें कहा गया है
कि कोर सेक्टर के आउटपुट में 3.8% की ग्रोथ हुई है। एक बात याद रखेंगे, हमें डेटा की ज़रूरत यहाँ बिल्कुल नहीं है, सिर्फ लिखा जा रहा है ताकि आप समझ सकें। हमें समझना है कोर सेक्टर। ये आंकड़ा जारी कौन करता है? डेटा पब्लिश, मतलब जारी कौन करता है? पब्लिश मतलब प्रकाशित करना, जारी करना। तो जारी करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। फुल फॉर्म इसका क्या है? नेशनल, क्योंकि फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं तो आप लोग याद रखेंगे। स्टैटिस्टिकल, ये आपको चलते फिरते ही याद हो जाएंगे, ठीक है। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, स्टैटिस्टिकल का मतलब सांख्यिकी। सांख्यिकी। ऑफिस का मतलब होता है कार्यालय, तो पूरा नाम होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और ये कौन से मंत्रालय के अंदर अंतर्गत आता है? तो मंत्रालय का नाम है मोस्पी, MOSPI। M फॉर मिनिस्ट्री, O फॉर ऑफ, तो मिनिस्ट्री ऑफ, मैं लिख देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हिंदी में क्या होगा? सांख्यिकी और प्रोग्राम कार्यान्वयन मंत्रालय। प्रोग्राम को बोलते हैं कार्यक्रम, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकी और कार्यक्रम लिखिएगा, क्रय मत लिखिएगा, कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ठीक है। इसके अंडर में काम करता है, इसने डाटा पब्लिश किया है। अब यहाँ पर कोर सेक्टर का डेटा आया है, इसके द्वारा जो रिपोर्ट, एक जो इंडेक्स पब्लिश किया जाता है उसका नाम है IIP। ये इंडेक्स पब्लिश करता है, इसका नाम है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसका बेस ईयर क्या है? बेस ईयर है 2011-12। इससे पता क्या चलता है? नाम ही है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। औद्योगिक उत्पादन का अनुमान लगता है कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई या घटोत्तरी हुई। तो नाम से ही पता चल रहा है कि औद्योगिक उत्पादन, उद्योगों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, औद्योगिक उत्पादन में परिवर्तन कितना हुआ, वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ। कौन सा वॉल्यूम? प्रोडक्शन वॉल्यूम। उत्पादन के आकार में, वॉल्यूम का मतलब आयतन नहीं होता है यहाँ पर, कितना उत्पादन हुआ, मात्रात्मक जिसको बोलते हैं। औद्योगिक उत्पादन में, उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई, औद्योगिक उत्पादन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितनी वृद्धि हुई। मतलब ये वृद्धि जो नापता है मात्रात्मक नापता है, मात्रा में नापता है, कि जैसे 100 क्विंटल, 800 क्विंटल, लाइक दिस। तो ये बात आप समझ गए, इतना मात्रात्मक नापता है। अब यहाँ पर जब आपने एक इंडेक्स पढ़ा तो इसके घटक क्या हैं ये पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग यहीं जुड़ जाएंगे इसी से। ये हमारे लिए ज़रूरी है। घटक या कंपोनेंट्स, मतलब इसमें क्या क्या शामिल हैं। कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट इसमें शामिल होते हैं। कौन कौन से? माइनिंग, ये पूछा जाता है, माइनिंग हिंदी में हो जाएगा आपका खनन। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग,
मैन्युफैक्चरिंग का मतलब विनिर्माण, और तीसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 कंपोनेंट हैं, इन्हीं के आधार पर पता चलता है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या चेंज आया। इसमें जैसे खनन में वस्तुएं भिन्न भिन्न होंगी, मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी में तो एक ही होता है। तो अब ये जो आपने पढ़ा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका जो 40% है, कितना, 40.27%, ये आप नोट कर लेंगे, सारा नोट करने योग्य है, लिखते चलेंगे। 40.27% कोर सेक्टर से बना हुआ है। किससे बना हुआ? कोर सेक्टर। कोर सेक्टर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोर सेक्टर ही लिख लीजिए, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का कितने परसेंटेज कोर सेक्टर से बना हुआ है? 40%। या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितनी हिस्सेदारी कोर सेक्टर की है? तो 40.27% हिस्सेदारी है कोर सेक्टर की IIP में। इतना समझ गए। अब आपको पता होना चाहिए कोर सेक्टर में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? क्षेत्र से तात्पर्य इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो अगर कोर सेक्टर में वृद्धि हुई है तो उन औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि हुई होगी। क्या हुई होगी? वृद्धि। तो यहाँ पर जो इसका परसेंटेज हुआ IIP में कोर सेक्टर का 40.27%, तो इसमें कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं ये आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जाता है कोर सेक्टर में कितने क्षेत्र हैं, तो आपको तो पहले संख्या पता होनी चाहिए कि कितनी संख्या है। तो संख्या है कोर सेक्टर में कितने क्षेत्र शामिल हैं, तो 8। ये आपको पता ही होना चाहिए। इन 8 में कौन कौन से क्षेत्र हैं इनके नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला है आपका क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल दैट इज कच्चा तेल। तो पहला हो गया आपका कच्चा तेल। इसके बाद नेचुरल गैस, हिंदी में हो जाएगा प्राकृतिक गैस। जो गैस हम लोग यूज़ करते हैं उसी गैस की बात करें, CNG PNG LPG जो भी है। तो दूसरा हो गया प्राकृतिक गैस। इसके बाद आपका कोयला। चौथा है रिफाइनरी प्रोडक्ट। रिफाइनरी प्रोडक्ट से तात्पर्य है जो पेट्रोलियम रिफाइनरी होती हैं उनसे निकलने वाले उत्पाद, केरोसिन, डीजल वगैरह, ठीक। 4 हो गए, इनको अलग रखेंगे, क्यों अलग है वो बताएंगे भी हम। पांचवा हो जाएगा आपका फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र उर्वरक जो खेतों में डालते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए। इसके बाद आपका सीमेंट हो जाएगा। सीमेंट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? घर बनाने में। और क्या बनाते हैं? फैक्ट्री बनाओ, घर बनाओ, स्कूल बनाओ, रोड बनाओ, ये सब बनाते हैं। और उर्वरक हो गया, सीमेंट हो गया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपकी हो गई स्टील। स्टील से भी हम लोग घर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, साइकिल, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और लास्ट हो गया आपका विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर याद रखेंगे, ये देखिए ये ऊर्जा सेक्टर से जुड़े हुए 4, ठीक है। जैसे जब भी एक कुआं खोदा जाएगा, कच्चा तेल का कुआं खोदा जाता है, तो पहले उसमें क्या निकलती है? गैस निकलेगा। फिर उससे कच्चा तेल निकालते हैं हम लोग, ठीक है। कच्चा तेल कहाँ जाता है? गैस निकली, कच्चा तेल निकाला गया, कच्चा तेल को हम लोग ले जाते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी में।
पेट्रोलियम रिफाइनरी, तो उससे उत्पाद निकलते हैं कुछ, उस उत्पाद में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, मोम है, डीजल, पेट्रोल, मोम, etc। ठीक। और कोयला, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, चारों ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो कभी याद आया तो ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी बचे 4। उर्वरक आपका कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, सीमेंट हर किसी को चाहिए, स्टील भी हर सेक्टर में ही लगेगा, और विद्युत भी हर सेक्टर में ज़रूरत पड़ती है, घर से लेके उद्योग तक। तो ये 8 सेक्टर याद रखेंगे, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र कोर सेक्टर में शामिल नहीं है। और कोर सेक्टर जो लिखा हुआ है उसको कोर सेक्टर ही लिख लीजिए, CORE करके। कोर सेक्टर हिंदी में ही मैं लिख दे रहा हूँ। कोर सेक्टर क्या होता है? जो अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है उसी को बोला जाता है कोर सेक्टर। तो ये 8 आपने लिखे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। हिंदी में अगर कोर सेक्टर लिखना चाहते हैं तो मुख्य क्षेत्र, इसका कोई मतलब नहीं है, अर्थव्यवस्था में पूछा नहीं जाता तो इसको रिलेवेंसी है नहीं। आधारभूत क्षेत्र अगर चाहें तो लिख दें, वो ठीक हो सकता है, अदरवाइज आप कोर सेक्टर ही बोलेंगे, वो सबसे अच्छा है। ठीक है। तो अभी आपने जो न्यूज़ क्या थी, कोर सेक्टर में ग्रोथ हुई है 3.8%। इसका मतलब क्या हुआ? इन 8 क्षेत्रों में संयुक्त रूप से बताया गया कि 3.8% की ग्रोथ हुई है, परसेंट की ग्रोथ हुई है, मतलब उत्पादन बढ़ा है, सीधा सा मतलब है। यहाँ आपको जो समझने लायक है, और क्या समझ सकते हैं यहाँ से, सबसे ज़्यादा बताया गया कि विद्युत में बढ़ा है उत्पादन। अब विद्युत में उत्पादन क्यों बढ़ा है? आंकड़ा अभी आया है, इसका मतलब ये अप्रैल चल रहा है, तो मार्च के आंकड़े आए हैं। ऐसा इसमें इलेक्ट्रिसिटी का खपत, उत्पादन क्यों बढ़ा है? क्योंकि खपत बढ़ गई है। ठीक। खपत क्यों बढ़ी है? खपत इसकी क्योंकि हमारा जो समर है, समर वैकेशन, समर मतलब गर्मी, तो गर्मी का जो मौसम है वो क्या हुआ, जल्दी आ गया, और जल्दी भी आ गया, और तापमान क्या हुआ, काफ़ी बढ़ गया है। तापमान बढ़ गया है तो इससे हीट वेव्स भी हो रही हैं, उत्पन्न हो गई हैं कई क्षेत्रों में। अब ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, ये देती हैं कि आप जो ठंडा करने वाले उपकरण है, डिवाइसेज हैं, जैसे कि AC है, कूलर है, फ़ैन है, ये सब क्या होंगे, बहुत तेज़ी से चलेंगे, उद्योगों में भी चलाए जाएंगे, घरों में चलेंगे, ऑफिस में चलेंगे, तो विद्युत की खपत बढ़ेगी। इसी वजह से तो समर का प्रभाव क्या होगा कि अगर जल्दी गर्मी आती शुरू हो जाती है और तापमान बढ़ जाता है तो विद्युत की खपत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब विद्युत की खपत बढ़ेगी और उत्पादन हो नहीं पाएगा, खपत बढ़ गई, उत्पादन नहीं हो पा रहा है उतना, तो क्या होगा, बिजली कटेगी, क्योंकि सप्लाई डिमांड गैप हो गया, बिजली कट होगी। तो ये आपने कोर सेक्टर के बारे में समझ लिया, जो आपके लिए ज़रूरी था, और एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है काफ़ी कुछ जो हमने आपको समझाया है। अर्थव्यवस्था में क्या है, सब कुछ लिंक है, आप लोग लिंक करते हुए पढ़ेंगे, सब याद रहेगा, रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, बस आप लोग देखते चलिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्पेडेक्स मिशन, SPADEX, और मिशन, ये क्या बला है, बहुत सिंपल बला है। न्यूज़ में क्यों है, पहले तो ये देख लेते हैं, फिर हम इसके बारे में समझेंगे। न्यूज़ में इसलिए है कि दोबारा हमने डॉकिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। क्या कंप्लीट कर लिया है? डॉकिंग, डॉकिंग सफल, वो भी दोबारा, यह है न्यूज़ में। तो डॉकिंग क्या है, पूरा मिशन क्या है, ये हम देखते हैं।
मिशन कुछ नहीं है, डॉकिंग का मतलब होता है, पहले उसका मतलब नहीं समझते, पहले हम स्पेडेक्स समझते हैं। स्पेडेक्स मिशन का फुल फॉर्म पहले समझते हैं। फुल फॉर्म हो जाएगा आपका स्पेस, SPA स्पेस, D फॉर डॉकिंग, DOCKING, EX फॉर एक्सपेरिमेंट। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन है। इसमें क्या किया गया, डॉकिंग को किया गया। क्या किया गया, डॉकिंग का प्रयोग किया गया, जो सफल रहा। आपको पता होना चाहिए कि डॉकिंग क्या है। यहाँ पर डॉकिंग कुछ नहीं है, अंतरिक्ष में, स्पेस में दो सैटेलाइट को आपस में जोड़ना। दो सैटेलाइट को जोड़ने की क्रिया को डॉकिंग कहते हैं। ठीक है, दो सैटेलाइट आपस में जुड़े, यही है डॉकिंग। डॉकिंग का विलोम क्या होता है, डॉकिंग का विलोम होता है अपोजिट अनडॉकिंग। तो अनडॉकिंग क्या होगा, आप लोग समझ ही गए होंगे। फिर जुड़े हुए जो सैटेलाइट हैं उनको अलग करना। तो दो सैटेलाइट को अलग करना। लेकिन यहाँ अलग करना और जोड़ने की जो प्रक्रिया है स्वतः है। ये दोनों सैटेलाइट खुद से जुड़ेंगे और अलग होंगे, ऑटोमेटिक। ठीक, सैटेलाइट क्या होते हैं, सैटेलाइट पर, हाँ सैटेलाइट्स क्या होते हैं, और ये अच्छा जोड़ना और अलग होना है तो ठीक है, ये कहाँ घटित होगा, ये तो बताया नहीं। अंतरिक्ष में, कहाँ, क्योंकि डॉकिंग से पहले क्या लगा हुआ है, स्पेस। तो अंतरिक्ष में दो सैटेलाइट्स को जोड़ना डॉकिंग है, और अंतरिक्ष में ही दो सैटेलाइट्स को आपस में अलग करना अनडॉकिंग है, सफलतापूर्वक। होता क्या है, इस प्रयोग में क्या किया गया, भारत ने किया, ये हमने दूसरा प्रयोग किया। पहला प्रयोग हमने कब किया था, फर्स्ट प्रयोग हमने किया है, लॉन्च किया था हमने दिसंबर 24 में, शायद 30 दिसंबर को लॉन्च किया था हमने। क्या, दो सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। और पृथ्वी से हमने सैटेलाइट लॉन्च किए थे, किससे, ये आप मान लीजिए गैसेस निकल रही, ये हमने बनाया रॉकेट, और ये रहा रॉकेट का नोज़। रॉकेट में होते हैं चरण, मैं 4 चरण बना रहा हूँ, ये हो गया रॉकेट। यहाँ पर रखे गए थे सैटेलाइट आगे। कितने सैटेलाइट होने चाहिए इसके लिए, कम से कम तो 2 होने चाहिए ना। तो 2 सैटेलाइट इस पर रखे गए, ये यहाँ गैसें निकल रही हैं। ये हमने जो बनाया पूरा, ये सिस्टम क्या है, इसको बोलते हैं रॉकेट। इस रॉकेट का नाम क्या है, PSLV C60 नाम था जब पहली बार हमने लॉन्च किया था। इसमें 2 सैटेलाइट रखकर लॉन्च किए गए, और जब ये ऊपर पहुँचे तो अलग हो गए। क्या हुआ, तो हम इसका छोटा रूप बनाते हैं पृथ्वी का, ये हो गई पृथ्वी हमारी, और 2 सैटेलाइट, दैट इज़, मैं ऐसे बना रहा हूँ 2 सैटेलाइट, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, जो यहाँ पर थे इसमें, इसके अंदर 2 सैटेलाइट थे, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये अंतरिक्ष में पहुँच गए और ऐसे चक्कर लगाएंगे पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है, इनको यहाँ से भेजा गया, अब इनको आपस में जोड़ना है। 2 सैटेलाइट जो थे इनके नाम भी रखे गए। इनके नाम क्या रखे गए, SDX-01, SDX-02। ठीक, तो SDX-01 इसका नाम दिया गया चेजर,
और SDX2 को कहा गया टारगेट। यहाँ पर हम एक को 01 ले लेते हैं, इसको 02 ले लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। इन दो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में आपस में जोड़ा गया। कैसे? एक दूसरे के नज़दीक लाके, इसको इधर नज़दीक किया गया, इसकी स्पीड कम कर दी गई तो ये नज़दीक पहुंच जाएगा और आपस में जोड़ दिया गया, जुड़ गए। इसी को कहा गया डॉकिंग। डॉकिंग हो गई सफल। जुड़ने के बाद क्या टेस्ट किया गया था कि इसमें जुड़ने के बाद क्या यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर फ्लो हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी की टेस्टिंग हुई, यहाँ फ्लो हो रही है। पहले वाले में टेस्टिंग हो गई थी, दूसरा वाला भी टेस्ट नहीं किया गया है। फिर इन दोनों को अलग कर दिया गया, दैट इज अनडॉकिंग। कैसे अलग कर दिया गया? तो ये अलग स्वतंत्र रूप से चलेंगे, तो ये हो गई अनडॉकिंग। अभी आप लोग समझ गए होंगे। अब अनडॉकिंग जब हो गई तो चारों तरफ घूम रहे हैं। इसके अलावा आप लोग कुछ बातें नहीं समझ पा रहे होंगे, पढ़ा होगा पिछली बार। तो अब ये घूम रहे होंगे तो क्या ये जो सैटेलाइट भेजा गया, मान लीजिए 01 है, इसके अंदर कुछ उपकरण लगे होते हैं, डिवाइसेस, जिससे कुछ और प्रयोग किए जाते हैं। अंतरिक्ष में है, उसी में प्रयोग चल रहे हैं। जैसे पिछला वाला जब किया गया था, पहला एक्सपेरिमेंट दिसंबर वाला, उसमें क्या किया गया था, लोबिया के बीज उगाए गए थे, तो वो उग गए सफलतापूर्वक। तो ये पहली बार दिसंबर 24 में हुआ था। दोबारा हमने डॉकिंग की अभी कल, ठीक, कल, दैट इज 20 अप्रैल, है ना। तो दोबारा डॉकिंग हो गई। अभी आप लोग डॉकिंग समझ गए होंगे क्या है, कैसे है, इसका लाभ क्या है, हम इतनी जो फजीहत कर रहे हैं, इसका क्या लाभ है भारत के लिए। अब सोचिए भारत के लाभ क्या हैं। लाभ बहुत सारे हैं भारत को। एक तो लाभ यही है, हम चाह रहे हैं, भारत चाह रहा है कि हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो यहाँ अंतरिक्ष में, एक नया इमेज बनाता हूँ मैं, ये हो गई पृथ्वी। हम चाह रहे हैं, भारत यहाँ से चाह रहा है कि कुछ अंतरिक्ष यात्री यहाँ एक सैटेलाइट के अंदर जाएं, ये जैसे हैं, यहाँ रहें। तो अंतरिक्ष में हमें भेजना है इनको, तो गगनयान इसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए महत्वपूर्ण है एक बात। क्यों? क्योंकि यहाँ से भेजा जाएगा, फिर इनको वापस लाना है, तो वापस लाने के क्रम में कोई उपकरण यहाँ से जाएगा तो उसमें जुड़ने का काम करेगा, जो इनको वापस लाएगा। जैसे कभी सुनीता विलियम्स वापस आएंगी तो यहाँ से भेजा जाता है, क्रू का सेट जो होता है उससे वहाँ पर वो जुड़ता है, वो जाके फिर वो उसमें शिफ्ट होते हैं और नीचे आते हैं। दूसरा क्या है, मान लीजिए यहाँ से भारत, ये मान लीजिए मून है, मून पर हमने कोई मिशन भेजा, यहाँ से फिर सैंपल लाना है, सैंपल लेके यानी यहाँ आ गया भारत के स्पेस में ऊपर, तो उसको नीचे लाने के लिए हम कुछ भेजेंगे नीचे से ना, तो वो उससे जुड़ेगा। तो चंद्रमा से सैंपल लाने के लिए हमें ज़रूरी है, चंद्रमा से अगर नमूना वापस लाना है तो उसके लिए ज़रूरी है। तीसरा ये भी हो सकता है, अगर हम चाह रहे हैं, ये पृथ्वी है, कि हमारे पास भी एक स्टेशन हो, जैसा कि अमेरिका के पास है, उसका नाम क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहीं पर फंसी हुई थी कौन, अभी सुनीता विलियम्स, है ना। क्यों फंसी रह गई वहाँ पर लगभग 1 साल तक? क्योंकि यहाँ से जो मिशन भेजा गया था पृथ्वी से, वो वहाँ पर जाके कुछ सफल नहीं हो पाया, डॉकिंग ठीक से नहीं हुई, या जो भी रीजंस थे। तो हम अगर स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें ज़रूरत पड़ेगी डॉकिंग की। क्यों? ISS नहीं, स्पेस स्टेशन बनाएंगे, उसका नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा ना। ISS क्यों रखेंगे, इंडियन स्पेस स्टेशन बनाएंगे। होता क्या है कि ये बहुत बड़ा होता है जो स्पेस स्टेशन होता है, तो उसको हम टुकड़ों में भेजते हैं, थोड़ा गया थोड़ा गया, टुकड़ों में भेजा गया तो ऊपर जोड़ना पड़ेगा आपस में, जोड़ने के क्रम में आपको डॉकिंग करना पड़ेगा। जोड़ने को क्या बोलते हैं, डॉकिंग। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। आप लोग पूरी जो स्टोरी है वो समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ।
बिना रटे हुए। अब यहाँ पर आता है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश है। कैसा करने वाला? डॉकिंग करने वाला। भारत डॉकिंग करने वाला कौन से नंबर का देश है? तो ऐसा भारत हो गया चौथा देश है, 4th कंट्री है। तीसरी कंट्री कौन सी है? 3 कंट्रियाँ कौन सी हैं? 3 कंट्रियाँ तो स्पष्ट हो जाएगा आपको ऐसे ही। कैसे? अभी हमने ISS का जिक्र किया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि पृथ्वी के ऊपर लगभग 400 साढ़े 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का। ये किसका है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? अमेरिका का है। अभी विलियम्स वापस आई हैं अमेरिका में। इसमें हिस्सेदारी रूस की भी है। तो इन दोनों के पास तो होगा ही होगा ना, क्योंकि यहाँ से भेजते हैं वापस लाते हैं, तो डॉकिंग तो होती है बार बार। तो 2 तो यही हो गए। ये ऐसे याद हो गया, याद आपको रहेगा। तीसरा हो जाएगा हमारा पड़ोसी, दैट इज चाइना, क्योंकि इसने भी अपना स्पेस स्टेशन बना लिया है, प्रोसेस में है पूरा। तो इन सब ने डॉकिंग की वजह से स्पेस स्टेशन बना लिया है। हमने डॉकिंग का सफल प्रयोग कर लिया, हम भी अब बनाएंगे। इसका नाम कुछ भी रखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन टाइप कुछ रखा जाएगा। ठीक है, तो इतना हमने जान लिया। टॉपिक नंबर 4 कवर हो गया हमारा। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं क्या है। टॉपिक नंबर हमारा 5 है, जम्मू कश्मीर में क्लाउड बस्ट हुआ है। जम्मू कश्मीर के एक जिला है रामबन, यहाँ पर बादल फट गए हैं, क्लाउड बस्ट हुआ है। तो ये क्या होता है? क्लाउड बस्ट क्या होता है, समझते हैं। नाम से ही नाम से ही पता चल रहा है कि क्लाउड फट गए हैं, बादल फटना। बादल क्या काम करते हैं? वर्षा का। बादलों से क्या होती है? वर्षा होती है। अब बादल फट जाएंगे तो क्या होगा? तेज से वर्षा होगी। बादल जब फटेंगे तो तेजी से वर्षा, या तेजी से अच्छा है तीव्र वर्षा। लेकिन ये वर्षा कैसी होगी? अल्पकालिक। मतलब बहुत कम समय में, बहुत कम समय में जब बहुत तेजी से वर्षा हो, जिसकी तीव्रता अधिक हो, और इसकी जो वर्षा होती है बहुत कम समय में बहुत तेजी से, वो छोटे क्षेत्र में होती है, बहुत छोटे क्षेत्र में, स्मॉल एरिया में। बहुत छोटा नहीं लिखते हैं, छोटे क्षेत्र में। तो एक छोटे क्षेत्र में बहुत अल्प समय में, बहुत कम समय में जब तेजी से वर्षा होती है तो इसे हम क्लाउड बस्ट कहते हैं। अब यहाँ पर फोकस करेंगे तेजी से वर्षा, तीव्र वर्षा। जब तीव्र वर्षा होगी तो क्या होगा? इसके 2 कारण होंगे, कारण नहीं 2 प्रभाव होंगे। एक प्रभाव होगा फ्लैश फ्लड का, ये टॉपिक है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का, मेंस में मिल जाएगा आपको। दूसरा प्रभाव क्या होगा? लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब होता है, लैंड मतलब ज़मीन, स्लाइड मतलब खिसकना। जब बड़ी मात्रा में ज़मीन नीचे खिसकती है, पदार्थ नीचे खिसकते हैं, उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड, भूस्खलन। फ्लैश फ्लड अचानक 2-3 घंटा, अचानक का मतलब 2-3 घंटा, 2-3 घंटा में जब बाढ़ आ जाए, अचानक बाढ़, फ्लैश फ्लड का मतलब अचानक बाढ़ आ जाए। और जब तीव्र वर्षा होगी बहुत कम समय में होगी तो बाढ़ तो अचानक ही आएगी, और जब अचानक बाढ़ आती है
और लैंडस्लाइड जब होता है तो दोनों से क्या होता है, जिस शहर में ऐसा होगा वो शहर क्या हो जाएगा या क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। और जब जलमग्न हो जाएगा, प्रभाव हम लोग देख रहे हैं, प्रभाव क्या होगा, जलमग्न हो जाएगा, जान माल के नुकसान होगा और परिवहन छिन्न भिन्न हो जाएगा, संचार टूट जाएगा, जो कि हुआ जम्मू कश्मीर में। तो ये उसका प्रभाव है क्लाउड बर्स्ट का, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है मेंस में, और जनरली पूछ लिया जाता है फ्लैश फ्लड क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। यहाँ एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है आपके लिए क्लाउड बर्स्ट के मामले में, वो ये कि किन क्षेत्रों में होता है, जो कि आपके पीटी वगैरह में पूछ सकते हैं। किन क्षेत्रों में, तो होता है पर्वतीय क्षेत्रों में। पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में होती है ये घटना, मैदानी क्षेत्र में नहीं मिलेगी। मुख्य रूप से पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में होती है। कैसे, क्यों होती है या क्या कारण है इसका? कारण क्या है, जब आर्द्र वायु अचानक ठंडी होती है, अचानक ठंडी हुई तो इससे होता है बादलों का निर्माण, और बादलों का जब निर्माण होगा तो क्या होगी, तीव्र वर्षा होगी। बादलों का निर्माण हो, अब बादल इधर उधर न जा पाएँ, ट्रैप हो जाएं बादल, मतलब एक जगह कहीं फंस गए। कारण हो सकता है वायु की वजह से, जो लोकल वायु होती है, लोकल विंड, उसकी वजह से फंस जाएं, और जब वो फंस जाएंगे तभी उस छोटे से क्षेत्र में तीव्र वर्षा होगी। ये आपके बादल हो गया। एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं इसका। विशेष रूप से होता है क्या कि जैसे कि ये मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ से हवा चली, अब ये हवा जब ऊपर उठेगी तो ठंडी होगी। कोई भी हवा ऊपर उठती है जब पर्वतों के सहारे, तो क्या होता है, ठंडी होती है। प्रिंसिपल क्या है हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। पर्वतों के सहारे जब ऊपर उठती है तो ठंडी हो जाती है, और जब तेज़ी से ऊपर उठेगी तो ऊपर जाएगी, ठंडी होगी, ठंडी होगी तो बादल बनेंगे, अब बादल बनेंगे तो क्या होगा, वर्षा होगी। अब यहाँ बहुत तेज़ी से होगी वर्षा, और जब वर्षा होगी तो यहाँ पर जो मिस्टर एक्स रह रहे हैं नीचे, इनको क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि इनका क्षेत्र क्या हो जाएगा, जलमग्न हो गया। यहाँ पर जो पहाड़ वहाड़ थे, मिट्टी थी, वो नीचे आएगी, ये जलमग्न हो गया, लैंडस्लाइड आएगा, तो ये सब प्रभाव इनको झेलने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पर्वतों के सहारे जो वर्षा हो रही, पर्वतीय वर्षा, तो पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हमने ये भी मुद्दा देख लिया। नेक्स्ट है एक आपका एडिटोरियल का टॉपिक है जो हम कवर करेंगे, रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर के। चीन ने उसको ब्लॉक कर दिया है। चीन द्वारा REE के निर्यात पर कंट्रोल कर लिया गया है। निर्यात पर कंट्रोल या निर्यात को कम किया जा रहा है, इसी पर बेस्ड है। तो हम इसमें एक एक करके समझेंगे मेन रीजन क्या है, कैसे है। REE क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इनके निर्यात पर रोक लगा दी है, रोक नहीं, कंट्रोल कर दिया है ताकि निर्यात कम हो, और कम होगा तो एक्सपोर्ट पर कंट्रोल कर लिया है। निर्यात पर सीमा लगा दी है, एक प्रकार समझ लीजिए कि भाई जैसे पहले 100 टन जाता था, अब 50 टन जाएगा। अब जो निर्यात फिक्स कर दिया है तो इससे क्या होगा,
सप्लाई चेन आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। सप्लाई चेन का मतलब जहाँ से होते हुए जाता है माल पहुँचता है अंत तक, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। सप्लाई चेन में गतिरोध या व्यवधान आ जाएगा। अब सप्लाई चेन नहीं समझ में आ रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है। निर्यात पर अगर सीमा लगा दी है, आरोप लगा, वो लिमिट फिक्स कर दी है, तो क्या होगा, जो 100 जा रहा था 50 जाएगा। तो जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जिन देशों में जा रहा है, उनको क्या होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोडक्शन में काम हो रहा है वो सब ठप हो जाएगा। ये समस्या है। पहले हम रेयर अर्थ एलिमेंट समझते हैं कि क्या होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं, REE, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इसके अंतर्गत 17 एलिमेंट्स शामिल होते हैं। कितने? 17 तत्व शामिल हैं। कहाँ के? पीरियोडिक टेबल में। केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो मिल जाएगा, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, तनाव लेने की ज़रूरत है नहीं। 17 एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार से हैं, जैसे स्कैंडियम। क्या? स्कैंडियम। एक आध नाम याद रखेंगे, काम चल जाएगा। दूसरा है समैरियम। स्कैंडियम है, समैरियम है, गोडोलिनियम है। ठीक है, इन तत्वों को इसमें शामिल किया जाता है। अब ये तत्व महत्वपूर्ण क्यों हैं, एक बात और, यहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट्स को रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, रेयर क्यों है? इनको रेयर इसलिए कहा जाता है, रेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पाए तो जाते हैं पर्याप्त रूप से, पाए जाते हैं पर्याप्त, परंतु इनको उनसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। मतलब जैसे कोई जो आपके क्या बोलते हैं, अयस्क होते हैं, उनसे इनको एक्सट्रैक्ट करना, निष्कर्षण करना, वो बहुत कठिन होता है। इस वजह से रेयर हैं, निष्कर्षण कठिन है। कठिन इन द सेंस इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, मतलब पैसा बहुत लग जाता है, मिलता कम है। इस वजह से समस्या है। तो इसी इकोनॉमिक वायबल नहीं है, निष्कर्षण कठिन होता है, इसीलिए विश्व में क्या है, इसकी कमी है। विश्व में है कमी। अधिकता किसके पास है फिर? चाइना के पास पर्याप्त रूप से उत्पादन करता है। अब चाइना ने क्या किया, कंट्रोल कर दिया। कंट्रोल करने से बाकी देशों को क्या होगी, परेशानी। कंट्रोल से बाकियों को परेशानी, बाकी देश परेशान होंगे, विशेष रूप से अमेरिका जैसे देश जिनके साथ इनका ट्रेड वार चल रहा है। परेशानी क्यों है, यहाँ पर हमें ये समझना होगा। परेशानी इस बात की है कि ये जो क्रिटिकल एलिमेंट्स आते हैं उनका इस्तेमाल कहाँ होता है। इनका इस्तेमाल होता है आपका फ़ोन बनाने में, जो स्मार्टफोन है आपका, उसको बनाने में, आपका लैपटॉप बनाने में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, टीवी बनाने में, तो पर्सनल यूज के जो सामान है उसमें यूज होता है। दूसरा, डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में, डिफेंस उपकरण बनाने में। अब डिफेंस उपकरण में आप नाम लिखते जाइए, बहुत सारे नाम हैं, बस आपको लिख देना है। जैसे मिसाइल है, आपको रडार बनाना है। रडार का जो फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, आपको एयरक्राफ्ट बनाना है, तो इन सब चीज़ों में
बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपको लेज़र बनाना है, आपको चुंबक बनाना है, मैग्नेट, तो ये सब क्या होते हैं, डिफेंस उपकरण बनाने में यूज होते हैं। भारत डिफेंस उपकरणों का उत्पादन कर रहा है घर में। हमने क्या किया, उत्पादन बढ़ाया है, तो इनकी ज़रूरत भी होगी, तो भारत को भी परेशानी होगी। तो भारत ने क्या किया है, इसका उपाय खोज लिया है, काम करना इस पर शुरू कर दिया है। कैसे, भारत ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ये मिशन भारत ने लॉन्च किया है, किस लिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के उत्पादन में वृद्धि के लिए। इनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन किया जाए, इनका क्या किया जाए, घर में उत्पादन किया जाए, घरेलू उत्पादन। घरेलू जब बोलते हैं अर्थव्यवस्था में, उसका मतलब है देश में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि REE यहाँ पर आ गया, मिशन तो क्रिटिकल मिनरल मिशन है। यहाँ ये याद रखना है आपको, जो क्रिटिकल मिनरल मिशन है, इसमें जो क्रिटिकल मिनरल लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत ही आते हैं ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनका घरेलू उत्पादन बढ़ाया जाए। ऐसा एक आंकड़ा है कि भारत में कुल जो विश्व में जो है क्रिटिकल मिनरल्स, उसका 6% भारत में है। डेटा फिर ज़रूरी नहीं है आपके लिए, बट है हमारे पास। तो घरेलू उत्पादन हम बढ़ाएंगे कैसे, जो खोज है, निष्कर्षण, एक्सप्लोरेशन बोलते हैं, अन्वेषण, इनके अन्वेषण का टेंडर सरकार जारी करेगी, लाइसेंस जारी करेगी टेंडर करके। किसको, प्राइवेट कंपनीज को। तो निजी कंपनियों को जब जारी होगा तो निजी कंपनियों को लाभ होगा और वो खोज करेंगी, तो इससे क्या उत्पादन होगा देश में, तो हमारी जो बाहर निर्भरता है, बाहर से मंगाना पड़ता है, वो नहीं मंगाना पड़ेगा, ये इसका फ़ायदा होगा। इस समय क्या व्यवस्था है, ये तो मिशन चलाया जा रहा है। वर्तमान में जो रेयर अर्थ एलिमेंट हैं, इनका उत्पादन कौन कर रहा है भारत में वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में जो उत्पादन कर रहा है इसका, वो सिर्फ एक कंपनी है, वो भी सरकार की कंपनी है, PSU। इसका नाम है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, PSU, सरकारी कंपनी, ठीक है, या सार्वजनिक कंपनी, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, यही कर रही है इसका उत्पादन। तो आपने पूरा ये समझ लिया होगा। सारा केंद्र में ये है कि मेजर प्रोड्यूसर चीन है यहाँ पर, और वो उसको रोक कर बाकी विश्व को प्रभावित कर रहा है, विशेष रूप से अमेरिका को या और अन्य देश जो उन मिनरल्स पर निर्भर हैं, जैसे कि भारत। तो इससे क्या होगा कि वो बार्गेनिंग कर पाएगा किसी और मुद्दे पर, तो ये ना करना पड़े भारत को। इसलिए भारत ने नया मिशन शुरू किया है, क्रिटिकल मिनरल मिशन, जिसमें हम घरेलू स्तर पर उन्हीं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के उत्पादन को बढ़ावा देंगे, ताकि हमारी घरेलू आवश्यकताएं पूरी हो सकें, विशेष रूप से जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो, और घरेलू वाला इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंडस्ट्री का है वो। तो इस प्रकार से हम इस क्षेत्र क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में भी क्या बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, जो कि हमारा उद्देश्य है, हमारा मतलब भारत का उद्देश्य है। और इस प्रकार से आत्मनिर्भर बनते हुए हम 2047 तक क्या होंगे, विकसित भारत का सपना हमने देखा है, तो 2047 तक हम विकसित हो पाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग टॉपिक ख़त्म करते हैं आज का द हिंदू। कल हम लोग फिर मिलेंगे। तो वंस मोर आई विल रिमाइंड यू कि जो लोग करंट देख रहे हैं, तो वो हमारा जो दर्पण है, अगर आप प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ रहे हैं, तो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं प्रतियोगिता दर्पण का, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि एकदम क्रक्स हमने बताया हुआ उसमें। दूसरा, अगर आप लोग पॉलिटी देख रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो पॉलिटी के भी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, बहुत बेहतर है। थर्ड वन, अगर RO ARO का देख रहे हैं, तो इसके
प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं आर ओ के PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उसके भी वीडियोस पड़े हुए हैं काफ़ी हद तक।